हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। सीटेट 500 क्वेश्चन सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 21 से लेकर प्रश्न संख्या 40 तक के प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन है सत्तावादी, ऑप्शन बी है अनुमतिपरक, ऑप्शन सी है अधिनायकीय या ऑप्शन डी है सुविधादाता। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी सुविधादाता। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में है। आइए जानते हैं एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश के बारे में। बच्चे की घर की भाषा में स्कूलों में सीखने का माध्यम होनी चाहिए, अर्थात स्कूल में शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला पॉइंट है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि छात्र बिना सोचे समझे सिर्फ यंत्रवत सीखे। अगला पॉइंट है स्कूली शिक्षा को बाहरी जीवन के साथ उसके ज्ञान को जोड़ना चाहिए। अगला पॉइंट है एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षण को रटने के तरीके से अलग कर दिया जाए। अगला प्रश्न है मानव विकास है। ऑप्शन है मात्रात्मक, ऑप्शन बी है गुणात्मक, ऑप्शन सी है कुछ सीमा तक अपमानीय या ऑप्शन डी है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। अगला प्रश्न है बच्चों में प्रतिभाशालिता के कारण हो सकती है। ऑप्शन है एक संसाधन समृद्ध वातावरण, ऑप्शन बी है सफल माता पिता, ऑप्शन सी है एक अनुशासित दिनचर्या या ऑप्शन डी है आनुवंशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी आनुवंशिक और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। अगला प्रश्न है लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती हैं। इस तरह के कथन को बढ़ावा देते हैं। ऑप्शन है जेंडर समानता को, ऑप्शन बी है जेंडर समता को, ऑप्शन सी है जेंडर सशक्तिकरण को या ऑप्शन डी है जेंडर रूढ़िवादिता को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी जेंडर रूढ़िवादिता को। आइए जानते हैं जेंडर रूढ़िवादिता को। जेंडर रूढ़िवादिता या लैंगिक रूढ़िवादिता का तात्पर्य व्यक्ति को केवल उनके लिंग के आधार पर विशिष्ट गुण, विशेषताएं या भूमिकाएं सौंपने की प्रथा से है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। ऑप्शन है शारीरिक विकास के चरण को, ऑप्शन बी है संवेगात्मक विकास के चरण को, ऑप्शन सी है नैतिक विकास के चरण को या ऑप्शन डी है संज्ञानात्मक विकास के चरण को। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी नैतिक विकास के चरण। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण को प्रस्तुत किए। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के 3 स्तर बताए गए हैं। पहला है पूर्व लौकिक स्तर जो 4 वर्ष से 10 वर्ष तक रहता है। दूसरा है लौकिक स्तर जो 10 वर्ष से 13 वर्ष तक रहता है। तीसरा है पश्च लौकिक स्तर जो 13 वर्ष से अधिक रहता है। अगला प्रश्न है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचना जिसे अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्कीमा, ऑप्शन बी है मानसिक मैप, ऑप्शन सी है प्रतिमान या ऑप्शन डी है मानसिक उपकरण। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए स्कीमा। आइए जानते हैं स्कीमा के बारे में। मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से एकत्रित होती है वह उसका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बना लेता है, इसे स्कीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ऑप्शन है पूर्णतया अलग, ऑप्शन बी है सन्निहित, ऑप्शन सी है स्वतंत्र या ऑप्शन डी है संबंधित नहीं। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। संवेग एक मानसिक स्थिति है जो भय, क्रोध, प्रेम आदि से जुड़ी है, जबकि संज्ञान अनुभव और इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है बहुबुद्धि के सिद्धांत का विकास किसने किया। ऑप्शन है अल्फ्रेड बीने ने, ऑप्शन बी है चार्ल्स स्पियरमैन ने, ऑप्शन सी है थर्स्टोन ने, ऑप्शन डी है हार्वर्ड गार्डेनर ने। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी हार्वर्ड गार्डेनर।
बहुबुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक हार्वर्ड गार्डनर थे। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि को 7 प्रकार से वर्णन किया। आइए जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार 7 बुद्धि के प्रकार के बारे में। पहला है तार्किक गणितीय, दूसरा है भाषाई, तीसरा है शारीरिक गतिक, चौथा है व्यक्तिगत स्व, पांचवा है व्यक्तिगत अन्य, छठा है सांगीतिक और सातवां व अंतिम है स्थानिक। अगला प्रश्न है चॉम्स्की के अनुसार ऑप्शन है भाषिक क्षमता जन्मजात होती है, ऑप्शन बी है भाषिक क्षमता विद्यालय से प्राप्त होती है, ऑप्शन सी है भाषा अनुकरण से ही सीखी जाती है, ऑप्शन डी है भाषा सीखने में समाज का स्थान सर्वोपरि है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने का क्षमता जन्मजात होती है। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है, ऑप्शन है हिंदी होना चाहिए, ऑप्शन बी है अंग्रेजी होना चाहिए, ऑप्शन सी है उर्दू होना चाहिए या ऑप्शन डी है बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूल की शिक्षा बच्चे की मातृभाषा में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है समीपस्थ विकास के क्षेत्र का संप्रत्यय निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन है जेरोम ब्रूनर, ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी है लेव वाइगोत्स्की या ऑप्शन डी है हार्वर्ड गार्डनर। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी, लेव वाइगोत्स्की। समीपस्थ विकास का क्षेत्र का संप्रत्यय लेव वाइगोत्स्की ने दिया था, जिसे जेडपीडी कहा जाता है। लेव वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है एरिक एरिक्सन, ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी है चार्ल्स डार्विन या ऑप्शन डी है जॉन डीवी। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, जॉन डीवी। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था। अगला प्रश्न है किसके अनुसार इदम, अहम तथा परमाहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं? ऑप्शन है बंडूरा, ऑप्शन बी है यूंग, ऑप्शन सी है एडलर या ऑप्शन डी है फ्रायड के अनुसार। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा फ्रायड। फ्रायड के अनुसार इदम, अहम तथा परमाहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। अगला प्रश्न है निगमनात्मक तर्कणा में शामिल है। ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा, ऑप्शन बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर तर्कणा, ऑप्शन सी है ज्ञान का सक्रिय निर्माण और पुनर्निर्माण, ऑप्शन डी है अन्वेषण परक सीखना और स्वतः खोज परक संबंधी। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कणा। निगमनात्मक विधि में कोई भी प्रश्न का सबसे पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उसको हल किया जाता है। निगमन विधि को प्लेटो ने दिया था, जबकि आगमन विधि को अरस्तु ने दिया था। अगला प्रश्न है आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन है स्मृति आधारित चिंतन, ऑप्शन बी है अभिसारी चिंतन, ऑप्शन सी है अपसारी चिंतन, ऑप्शन डी है अनुकूल चिंतन। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा अपसारी चिंतन। आइए जानते हैं अपसारी चिंतन के बारे में। जब किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने के अवसर दिया जाता है तो इसे अपसारी चिंतन कहते हैं। दूसरा अभिसारी चिंतन, बालक के चिंतन का केंद्र बिंदु एक जगह पर होता है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन है सामाजिक संतुलन पर, ऑप्शन बी है समता के समान अवसर पर, ऑप्शन सी है सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण पर या ऑप्शन डी है विश्व बंधुता पर। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी होगा समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को उचित है? ऑप्शन है श्यामपट्ट का प्रयोग करना, ऑप्शन बी है चर्चा कहना, ऑप्शन सी है कहानी कहना या ऑप्शन डी है प्रश्न पूछना। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए अध्यापक को
कहानी के माध्यम से समझाना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? ऑप्शन है अनुत्तीर्ण होने का भय, ऑप्शन बी है सहपाठियों से प्रतियोगिता, ऑप्शन सी है अर्थपूर्ण संबंध या ऑप्शन डी है माता पिता की ओर से दबाव। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा, अर्थपूर्ण संबंध। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, विद्यालय से विद्यार्थियों को भाग जाने का कारण है? ऑप्शन है कक्षा में शिक्षण में रुचि का अभाव, ऑप्शन बी है विद्यार्थियों में अध्ययन में रुचि का अभाव, ऑप्शन सी है विद्यार्थियों को दंड नहीं देना चाहिए, ऑप्शन डी है समस्या के प्रति शिक्षक की निर्दय अभिवृत्ति। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी होगा, समस्या के प्रति शिक्षकों की निर्दय अभिवृत्ति। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।